नमस्कार, मैं नील सकरवा। कक्षा 12 की सिलेबस में डे 116 में और चैप्टर जो अपना चल रहा है वो अल्टरनेटिव करंट, एसी प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हम। काफ़ी बातें कर ली थी उसके अंदर। प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती वोल्टता पढ़ लिया था, इंडक्टर पर पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज अप्लाई करें अल्टरनेटिंग, तो उसके लिए फिर वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होगा, उनके टाइम और फेजर ग्राफ कैसे आएंगे और उनमें फेज डिफरेंस क्या होगा, और फिर यहाँ जो प्रतिरोध है कैपेसिटर के लिए वो क्या आएगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके रिजल्ट्स निकालेंगे जो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं इनके सभी के। अब बात करते हैं, अपने पास क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं कि प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता किस पर, संधारित्र पर। तो इस बार जो परिपथ में जोड़ा गया है वो केवल क्या जोड़ा गया है, केवल संधारित्र जोड़ा गया। ये संधारित्र सिंबल है, इस पर हमने एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। ये एसी वोल्टेज है जिसकी इक्वेशन है V = V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ इसके सिरों पर जो वोल्टेज होता है वो यहाँ कैपेसिटर के लिए जो सिद्धांत है वो यूज करेंगे, Q = CV होता है। तो यहाँ इस पे जो चार्ज है उसकी फॉर्म लें तो चार्ज जो है इस पर क्या आएगा, Q = CV फॉर्म, ये वैल्यू आएगी हमें। तो यहाँ जब कैपेसिटर यूज हो रहा है तो इसका मतलब हमें जो वोल्टेज और करंट में रिलेशन निकालना है वो कैपेसिटर के लॉ से ही सोल्व होंगे वो। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज संधारित्र पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता applied voltage to a capacitor V = we know that as usual sin omega t, जैसा हम यूज करते हैं नॉर्मली वही इक्वेशन रहेगी। और अब हमें करंट की इक्वेशन निकालनी है कैपेसिटर के लिए और फिर दोनों में रिलेशन देखना है। तो करंट की इक्वेशन निकालने के लिए हम संधारित्र के सिद्धांत की बात करेंगे कि हमें पता है कि संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर लें तो यहां से क्या आ जाएगा, Q = CV है तो V = क्या आ जाएगा, Q/C आ जाएगा। V = Q/C। ये तो इस पे विभवांतर आ गया संधारित्र के सिरों पर, इसको VC लिख सकते हैं, हम V लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, हम चार्ज की इक्वेशन ले नॉर्मल, Q = CV, यहां से सोल्व कर लें। V की वैल्यू है जो अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ पर वही है इसके सिरों पर, कोई अलग विभवांतर नहीं है, यही है जो हमने अप्लाई किया गया है। अप्लाई किया वो क्या है, V = V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ क्या पुट कर दें, C V की जगह रख दें V नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करें, अब इस इक्वेशन से हमें करंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल सी परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो dQ/dt अगर ले लें तो वो I के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब Q का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका अवकलन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, और अवकलन करने पर जो रिजल्ट आएगा वो करंट की इक्वेशन हो जाएगी। हमें तुलना करने के लिए उसको फिर I0 और फिर साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हम उसे कर लेंगे, जो भी रिजल्ट हमारे पास आएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो क्या करें, इसका t के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dQ/dt जो I के इक्वल होता है, C V नॉट एज इट इज है। तो यहाँ d/dt किसको सोल्व करेंगे, साइन ओमेगा टी dt। अब ध्यान रखना भी इंटीग्रेशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है, तो इसमें जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है। साइन का जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन जो है वो होता है कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी सी ओमेगा वी नोट एज इट इज है,
ओमेगा यहाँ इसके अवकलन से आया है और इस क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी। ये आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी का जो अवकलन है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा कोस ओमेगा टी के इक्वल होता है। ये तो आ गया किसके इक्वल, आई के इक्वल। लेकिन अपने को कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि एलएचएस में v है, इधर i ले लिया, इधर v नोट है तो इधर भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू i नोट की फॉर्म होनी चाहिए, तभी हम इसको कंपैरिजन कर पाएंगे। और इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए। तो एक बात तो ये कि v में अगर हम r का डिवाइड करेंगे तब i आएगा, यानी तब i नोट आएगा अपने पास। इसका मतलब ये जो c ओमेगा है इसको इस तरह से लिखें कि ये एज ए आर बिहेव करे, वो भी डिवाइड की फॉर्म में। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, i इज इक्वल टू वी नोट अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। ये पूरी एक क्वांटिटी है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अगर 1 अपॉन ओमेगा सी को r लिख दें तो v अपॉन आर आई हो गया। उसी को क्या लिख देंगे, उसी को वी नोट अपॉन है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, शिखर मान हो जाएगा इसका, जिसको हम आई नोट लिख सकते हैं। दूसरी बात कोस ओमेगा टी है, इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख दें, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो कोस थीटा के इक्वल होता है। और साइन 90 प्लस थीटा जो है वो भी किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। अब देखो हम कौन सा यूज करना है हमें, साइन 90 प्लस करने, जैसे पिछले में हमने साइन 90 माइनस किया था। तो अगर यहाँ साइन 90 माइनस कर दें तो 90 माइनस थीटा है तो थीटा तो माइनस में आ गया, जबकि थीटा मतलब सॉरी ओमेगा टी, थीटा तो माइनस में आ गया यानी ओमेगा टी माइनस में आ गया, जबकि ओमेगा टी किस में है, प्लस में है। तो ओमेगा टी तो प्लस में होना चाहिए, तभी हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ इसको किसकी फॉर्म में कंपेयर करेंगे, इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा लिख दो या थीटा प्लस 90 लिख दो, एक ही बात है। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख दिया, जो किसके बराबर होता है, कोस के बराबर होता है। ध्यान रहे साइन 90 माइनस थीटा जो है यानी पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी है, वो भी कोस के इक्वल होता है, जो हमने पिछले टॉपिक में यूज किया था इंडक्टर में। लेकिन यहाँ उसका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ अपने पास जो ओमेगा टी है वो फिर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जो कि जिससे फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो कंपेयर करने के लिए साइन की फॉर्म चाहिए, साइन की फॉर्म आ गई। दूसरी एक बात और यहाँ हम लेकर चल रहे हैं, बाद में हम उसको पूरा डिटेल से बात करेंगे। 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू है एक्स सी, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। 1 अपॉन ओमेगा सी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स सी के हैं। इसी लिख लें साथ साथ या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक्स सी क्या है यहाँ, एक्स सी है यहाँ संधारित्र की प्रतिघात, संधारित्र की प्रतिघात यानी संधारित्र के लिए प्रतिरोध का काम करता है एस सी। ये भी रेजिस्टेंस है फॉर कैपेसिटर, तो इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी संधारित्र के लिए धारितीय प्रतिघात कहते हैं इस हिंदी में। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा इस तरह कर लेता हूँ, दिखाई दे जाएगा। तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी, जो क्या है, जो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है। इसकी बात हम करेंगे आगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्स सी। एक्स सी, सी जैसे हमने एक्सएल लिया था वैसे इसमें एक्स के सी यूज कर रहे हैं, सी फॉर कैपेसिटर, एंड दिस इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। अब देखो ये वी नोट अपॉन आर है, आर कह सकते हैं इसको। आर किसके लिए आर, ये कैपेसिटर के लिए आर है, इसलिए इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देता हूं ब्रैकेट में, वी नोट अपॉन एक्स सी जो है, यानी वी में आर का डिवाइड कर रहे हैं, जो किसके बराबर है, आई नोट के बराबर है। मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो यहां से आई इज इक्वल टू आ गया आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब अपने पास दोनों इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट भी है ऊपर अपने पास v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी दिखाई दे रही है ये रही, और सेकंड इक्वेशन आ गई i इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। वो वोल्टेज की इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन है। ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है, ये करंट का पीक वैल्यू है। दिस इज साइन, दिस इज साइन, ऑल्सो ओमेगा टी, ऑल्सो ओमेगा टी। अब इसमें क्या आ रहा है, प्लस पाई बाय 2 आ रहा है। इट मीन्स करंट जो है वो क्या है,
इससे पाई बाय 2 फॉरवर्ड है, आगे है पाई बाय 2 किससे, वोल्टेज से। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वोल्टेज से अगर कंपैरिजन करें, मैंने आपको एक बात कही थी पिछली क्लास में कि आप इसको वोल्टेज की फॉर्म में ही ध्यान रखने की कोशिश करें। तो वोल्टेज की बात करें तो इसके लिए वोल्टेज क्या होता है, करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, यानी पाई बाय 2 पीछे होता है। तो फेज डिफरेंस की बात करें तो भी आप माइनस कर दो, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, देन माइनस पाई बाय 2। तो ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है कि फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2 है। माइनस भी ले सकते हैं, माइनस क्या शो कर रहा है कि वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, यहाँ करंट 90 डिग्री आगे है। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं जो हम रिजल्ट्स आगे इसके लिखेंगे। आगे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या दिख रहा है कि संधारित्र युक्त परिपथ में वोल्टता धारा से 90 डिग्री पीछे रहती है। प्लस में ध्यान रखें तो धारा का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि करंट का इक्वेशन है, तो करंट 90 डिग्री आगे रहता है। और फिर अब बात करेंगे आगे इसके अंदर 1/ओमेगा c क्या है और इसके ग्राफ इसमें कैसे आएंगे, किस तरह से इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, वो आगे बात करते हैं। पहले आप इसका रिजल्ट लिख लें कि 1 व 2 करने पर क्या आता है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या तुलना करने पर रिजल्ट निकलते हैं कि शुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता धारा से 90 डिग्री पीछे रहती है। और कालांतर निकालें तो इसका कालांतर माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। और दूसरा सिंपल अगर पूछा जाए तो कालांतर कितना होता है, तो नॉर्मली हम ये बता सकते हैं पाई बाय 2 होता है। कालांतर का मतलब है डिफरेंस, अंतर कितना है, तो अंतर पाई बाय 2 है। अब बात पूछी जाए रिलेशन क्या है, तब हमें बताना है कि कौन आगे कौन पीछे, कितना आगे कितना पीछे है। तो ये तो आगे इसकी बात। अब आपने इसमें आगे बात करते हैं आगे इसके ग्राफ की पहले, तो उसके बाद में फिर बात करेंगे आगे की। इसका ग्राफ बनाते हैं, दोनों ग्राफ, टाइम ग्राफ और फेजर ग्राफ दोनों ही। वोल्टेज की इक्वेशन वही है, सभी में अपने पास वही आ रही है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसका तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसे पहले हमने बनाया है। ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, इसमें क्या ले सकते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हो गई V नॉट, मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस वी नॉट, दिस इज ए 0 और ये टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये एक साइकिल हो गया कंप्लीट टी में। ये बात करें तो t बाई 2 हो गया, ये बात करें तो t बाई 4 है, ये 3t बाई 4 है। अब नेक्स्ट दूसरी बात इसके अंदर कर रहे हैं वो है करंट की इक्वेशन की। तो करंट की इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, 90 डिग्री आगे है। अब इसके अंदर देखो आप, ये भी ग्राफ बनाने के लिए आप पहली वैल्यू भी ध्यान रख सकते हो। कैसे कि इसके लिए जब हमने साइन 0 रखा तो इसमें जब 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो v इज इक्वल टू क्या आया 0। तो इसका ग्राफ कहां से शुरू हुआ, 0 से। उसके बाद तो इसी फॉर्म में चलेगा क्योंकि साइन की फॉर्म है, तो साइन वेव इसी तरह से होती है। दूसरी बात, अगर दूसरी इक्वेशन अपने पास I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2, तो जब हम इसमें 0 रखेंगे तो देखो ये तो 0 हो गया और ये क्या है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो I इज इक्वल टू क्या आया आई नोट। इसका मतलब जब वैल्यू 0 डिग्री ले रहे हो आप, 0 ले रहे हो, तब क्या आ रहा है, इसका करंट का मैक्सिमम मान आ रहा है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये मान लेते हैं इसका मैक्सिमम मान है आई नोट। तो कर्व कहां से शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू हो जाएगा। तो आगे की प्रोसेस वही रहेगी सेम उसी तरह से, और ये कर्व जो है वो यहां तक इस तरह से जाएगा। तो आधा साइकिल ये हो गया नीचे, 1/4 इधर ऊपर की तरफ हो गया, 1/4 इधर ऊपर की तरफ हो गया, तो हाफ ऊपर हो गया हाफ नीचे हो गया, टोटल कंप्लीट साइकिल हो गया। तो इस तरह से वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है और करंट कहें तो 90 डिग्री आगे चल रहा है। जो वैल्यू देखो यहाँ 90 डिग्री पे होती है वोल्टेज की, वो यहाँ 0 पर ही आ गई। तो 90 माइनस 0 कितना आया 90। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है इसका 90 है, पाई बाय 2 है। अब इसके फेजर ग्राफ की बात करें, जो कला ग्राफ जिसे कहते हैं, तो उसमें भी वही बात कि अगर हमारे पास वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आया एंगल कितना है ओमेगा टी। तो ये तो हो गया ओमेगा टी एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल हो गया ओमेगा टी, और ये वैल्यू हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू V नॉट। अब दूसरी बात क्या कही गई है इसके अंदर, दूसरी बात कि
करंट का जो वैल्यू है वो है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इसमें क्या आ रहा है, प्लस पाई बाय 2 है, इसे 90 डिग्री और आगे है, तो 90 डिग्री आगे जाएंगे तो आगे ये हो गया, इधर ले इसका ऐसे जाएगा 90 डिग्री, इसे 90 डिग्री कोण बनाए तो ये आएगी किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू, इधर ये आ गया करंट। तो ये है आई नोट, यहां से ये आई नोट की वैल्यू। तो इस तरह से ये कौन सा ग्राफ है, ये तो आ गया टाइम ग्राफ। और जब भी ये डेरिवेशन पूछा जाता है, ग्राफ जरूर पूछा जाएगा, भी ग्राफ महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखें। और ये फेजर ग्राफ, ये फेजर ग्राफ है और ये टाइम ग्राफ है। ये तो गई इसकी ग्राफ की बात। अब आगे लेते हैं, इसमें दूसरी बात आती है जो हमने बीच में छोड़ दी थी कि 1/ओमेगा c क्या है। तो यहां xc इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, 1/ओमेगा c। संधारित्र के लिए किसका कार्य करता है, प्रतिरोध का कार्य करता है, प्रतिरोध का कार्य करता है, जिसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। धारितीय नाम जरूर ध्यान रखें, ये लिखा था एग्जाम में, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वो, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। तो ये मात्रक की बात आ गई। अब इसके रिलेशन में क्या क्या वैल्यूज हैं, किस पे डिपेंड करता है, वो बात कर लेते हैं कि xc इज इक्वल टू क्या है, 1/ओमेगा c। तो c तो कैपेसिटेंस है ऑफ अ कैपेसिटर। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इन रेडियन पर सेकेंड, ध्यान रखें इन रेडियन पर सेकेंड। तो xc की जो वैल्यू है, अगर ओमेगा की फॉर्म में बात करें तो xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, कोणीय आवर्ती जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या रखें, यहाँ ओमेगा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 2πf होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। 2πf रखने पर ये रख दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, xc इज इक्वल टू 1/2πf इंटू c। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि xc जो है वो f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला का काम आएगा भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इसे नेक्स्ट इक्वेशन दे दें तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि xc जो है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। अब आपको ग्राफ कह दें, इसके अंदर ग्राफ कह दें तो कैसे बढ़ाना है, ये इधर f ले लें, इधर xc ले लें, तो जैसे जैसे f इंक्रीज होगा वैसे वैसे xc क्या होगा, डिक्रीज होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका ग्राफ है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो जरूर ध्यान रखें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण बातें ये सारी। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का व्यवहार कैसा होता है, ये एक और महत्वपूर्ण बात है, कंसेप्ट है इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का व्यवहार कैसा होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये इस बात से पता चलेगा, किस बात से, इस इक्वेशन से पता चलेगा। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, समय के साथ इसका जो मान है वो चेंज होता रहता है और दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो इसकी कुछ आवृत्ति होती है, आवर्ती निश्चित आवृत्ति होती है। जैसे नॉर्मली इंडिया में जो ये वैल्यू है इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अमेरिका में ये जो वैल्यू है वो 60 हर्ट्ज पे रहती है। ये तो f की वैल्यू जब कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ है निश्चित है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिबाधा भी आएगी, यानी प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ आएगा। प्रतिरोध आएगा तो उसके अकॉर्डिंग करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा, जितना अवरोध आएगा उसके अलावा बाकी जो करंट है वो इसमें फ्लो हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा संधारित्र में से। इसका मतलब क्या हुआ, संधारित्र में से जो प्रत्यावर्ती धारा है वो तो प्रवाहित हो सकती है। दिष्ट धारा की अगर बात करें
तो दिष्ट धारा के लिए क्या कंडीशन होती है? दिष्ट धारा में सीधी रेखा आती है, ग्राफ। दिष्ट धारा के लिए क्या आता है? ग्राफ। सीधी रेखा आती है। सीधी रेखा, आवर्ती का मतलब क्या होता है? चक्रों की संख्या। सीधी रेखा आती है, जब इस ग्राफ की रेखा सीधी आएगी दिष्ट धारा के लिए, ये है दिष्ट धारा, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसका मतलब इसकी आवर्ती क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रखिए ये भी, दिष्ट धारा के लिए जो आवर्ती का जो मान है वो क्या होता है? 0 होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। तो XC इज इक्वल टू क्या लेंगे? 1/0 आ जाएगा, तो क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब इसके लिए प्रतिरोध का मान कितना हो गया? अनंत हो गया। महत्वपूर्ण बात है, भी ध्यान रखें। इसके लिए प्रतिरोध, प्रतिबाधा कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई? इनफाइनाइट होगी। अब इनफाइनाइट होगी तो अब करंट की बात करें तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है, यानी V/XC होता है। और V कितना भी है, मान लो Vrms है या V0 है, उसके अंदर जब इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे, किसी में भी अनंत का डिवाइड करते हैं तो उत्तर क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब यहाँ IDC जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो दिष्ट धारा को पूरी तरह से रोक देती है, यानी उसमें से किसी भी पार्ट को जाने नहीं देती है, दिष्ट धारा को पूरी तरह से रोक देती है। ऐसी डिवाइस जो है उसको क्या कहते हैं? वो जो संधारित्र है वो है। तो संधारित्र दिष्ट धारा को नहीं जाने देती है। इसके लिए कारण पूछे तो क्या है? दिष्ट धारा की आवर्ती 0 होती है, इस कारण इसका प्रतिरोध अनंत आता है, और प्रतिरोध अनंत आता है तो धारा क्या हो जाती है? 0। यानी इसके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। धारा के मार्ग में अनंत अवरोध है, अनंत है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी करंट उसमें से प्रवाहित नहीं हो सकता है। ये इसी तरह से ये बात हम उसके लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए? जो इंडक्टर हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, उसके लिए भी हम ये बात कर सकते हैं कि इंडक्टर में क्या लिखा था हमने? इंडक्टर में लिखा था XL इज इक्वल टू 2πfL। हम लिख लेते हैं इस बात को, तो पिछले टॉपिक में हमने नहीं करी थी, लेकिन यही नोट कर लेते हैं, ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है? इसका रिजल्ट कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो दिष्ट धारा को पूर्णतः रोक देती है, यानी 100% दिष्ट धारा को रोक देती है। यानी अगर हम चाहें कि यहाँ से डीसी नहीं जानी चाहिए तो बीच में कैपेसिटर लगा दो, वहां से डीसी नहीं जाएगी, पूरी तरह से कैपेसिटर डीसी को रोक देगा। अब यही बात प्रेरक के लिए, प्रेरण कुंडली के लिए करें कि वहां क्या कंडीशन होती है, तो उसके लिए देखें। प्रेरण कुंडली के लिए नोट डाल के लिख लो ये बात, क्योंकि टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। ये प्रेरण कुंडली के लिए, प्रेरण कुंडली की बात करें तो वहां पर XL इज इक्वल टू क्या होता है? 2πfL। और दूसरी बात I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है, तो V/ क्या लिखेंगे? XL। और V/ क्या लिख दें यहाँ? XL का मतलब पूरा लिखें तो 2πfL, यानी ये डिवाइड कर दें। अब दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा के लिए क्या कंडीशन आएगी? देखो, प्रत्यावर्ती धारा में तो निश्चित वैल्यू होती है, तो निश्चित रिजल्ट आ जाएंगे, यानी इंडक्टर से भी AC जा सकता है और कैपेसिटर से भी AC जा सकती है निश्चित मात्रा में। अब दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा के लिए क्या कंडीशन होगी? दिष्ट धारा के लिए F की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो XL क्या हो गया? 0। अब ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी छोटी छोटी बातें हैं कि अगर ये पूछ लें कि दिष्ट धारा के लिए आवर्ती कितनी होती है, तो 0 होती है। दिष्ट धारा के लिए अगर प्रेरण कुंडली में से प्रवाहित हो रही है तो प्रेरण कुंडली के लिए उसकी प्रतिबाधा कितनी होती है? उसके लिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कितना होता है? इंडक्टर की फॉर्म में ले तो उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी इंडक्टेंस जो है, सॉरी ये रिएक्टेंस जो है इसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब देखो 0 का डिवाइड V/ में जाएगा, 0 का किसी में भी डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या आएगा? V/0। V/0 क्या होता है? अनंत। अब ये नहीं है भाई इनफाइनाइट करंट चला जाएगा। इनफाइनाइट करंट कैसे जितना करंट फ्लो कर रहे हैं वो ही जाए। इनफाइनाइट का मतलब है मैक्सिमम।
मैक्सिमम का मतलब उस समय जितना करंट फ्लो किया जा रहा है वो सारा करंट फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर ऐसी एक डिवाइस है जो डीसी के लिए रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई करती है, यानी उसमें डीसी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का मतलब अनंत करंट नहीं है कोई, इनफाइनाइट का मतलब है कि यहाँ 100% करंट प्रवाहित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दोनों में देखो विरोधाभास है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो दिष्ट धारा को 100% रोक देती है, और प्रेरण कुंडली ऐसी युक्ति है जो दिष्ट धारा को 100% जाने देती है, प्रवाहित हो सकती है। यानी अगर डीसी का लॉस नहीं करना है तो वहां इंडक्टर यूज करेंगे। इंडक्टर यूज करेंगे तो डीसी का लॉस नहीं होगा, कंप्लीट डीसी उसमें से फ्लो हो जाएगी। और अगर कैपेसिटर यूज करेंगे तो 100% डीसी वहां रुक जाएगी, यानी कंप्लीट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अतः इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। अतः प्रेरण कुंडली ऐसी युक्ति है जो दिष्ट धारा को पूर्णतः मतलब 100% पूर्णतः जाने देती है। जाने देती है मतलब पूर्णतः प्रवाहित होने देती है। पूर्णतः का मतलब है 100%। पूर्णतः मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ टोटल करंट से है। तो देखो इसके अंदर भी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर। घुमा फिरा के लैंग्वेज के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत किसी भी तरह की आपको इसमें नहीं आने वाली है। इसलिए ध्यान जरूर रखें कि कैसे हमें इसे पढ़ना है और कैसे इसको समझना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में तीनों बातें हो गई, हमने आर पढ़ लिया, एल पढ़ लिया और सी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में पहले तो हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे पहले तो, और बाद में बात करेंगे हम एलसीआर सर्किट की। उससे पहले आपको ये तीनों क्लासेस में जो रिजल्ट्स हैं वो सारे पता होने चाहिए, तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, आज से कल डाल दें, ताकि जब क्लास रिकॉर्ड करें तो प्रॉब्लम भी साथ साथ ही सोल्व कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में फिर प्रॉब्लम क्लास फिर ले लेंगे जब प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन एक बार आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो साथ साथ ही डाल दें, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको सोल्यूशन कर दिया जाए। अब इसको रिवाइज कर लें आप अच्छी तरह से, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि वो तभी अच्छे से क्लियर हो पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, सारे कंसेप्ट पता है। तो इसको रिवाइज करें, लिख के देखें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।